हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करूंगा ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमन डिजीज है। इतनी कॉमन है कि हर किसी को होती है आफ्टर पर्टिकुलर एज, आफ्टर 40 की एज में। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसके लिए दो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारी बोन्स में है। द नंबर वन इज ऑस्टियोक्लास्ट। ये जो मैं नाइफ लिया हाथ में इसको मैंने ऑस्टियोक्लास्ट कहा है। और ये जो टूथ ब्रश है ये ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है मिनरल डेंसिटी को इंक्रीज करना और ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है बोन डेंसिटी को डिक्रीज करना। ठीक है, तो जब इन दोनों सेल्स में इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब जब ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारी बोन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो आपके ऑस्टियोब्लास्ट सेल है इसके सरफेस में एक टाइप का हमें प्रोटीन मिलता है जिसका नाम है रैंकल प्रोटीन, RANKL। रैंकल नाम का प्रोटीन इसके सरफेस में मिलता है। ये रैंकल प्रोटीन, ये जो ऑस्टियोक्लास्ट आपका सेल है इसके सरफेस में एक रिसेप्टर होता है। उस रिसेप्टर का नाम होता है रैंक रिसेप्टर। रैंक रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है आपका? ऑस्टियोक्लास्ट में। और रैंकल प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है? ऑस्टियोब्लास्ट में। तो इसका प्रोटीन इसके सरफेस में अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद इसकी एक्टिविटी ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक होमोस्टैटिस बना रहता है। लेकिन जब इसमें अबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, जब इसमें अबनॉर्मेलिटी आ जाती है और इसकी एक्टिविटी और इंक्रीज हो जाती है, इसकी एक्टिविटी जब और इंक्रीज हो जाती है तो इस केस को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब होलोनेस, एम्प्टीनेस आ जाता है बोन का। ठीक है, तो जब तक ऑस्टियोब्लास्ट इसमें अटैच रहेंगे तो ये एक्टिवेट रहेगा आपका ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। फीमेल में क्या होता है? फीमेल में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। फीमेल में जब तक मेनोपॉज नहीं होता है फीमेल में, तो फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन अवेलेबल रहता है। तो ईस्ट्रोजन क्या करता है? रैंकल जो प्रोटीन है वहां पर जाकर बाइंड हो जाता है। क्या आपका बाइंड हो गया? ठीक है, ये जैसे ये जब देख रहे हो ब्लैकिश ईस्ट्रोजन है। अब देखो जो रैंकल प्रोटीन ईस्ट्रोजन के साथ हो गया बाइंड। अब ये जो आपका ऑस्टियोक्लास्ट था ये जब तक एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक काम नहीं करेगा ठीक से, जब तक रैंकल प्रोटीन बाइंड नहीं होगा। अब क्या बाइंड हो पा रहा है? नहीं, बिकॉज इसमें क्या लग गया आपका? ईस्ट्रोजन। लेकिन आफ्टर 40 to 50 ईयर जब फीमेल में मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है तो ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो गया, अब ये आसानी से इसमें अटैच हो जाएगा और इसकी एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और एक और प्रोटीन होता है जो बोथ मेल और फीमेल में होता है, उसका नाम है ऑस्टियो इंटीग्रिन। ऑस्टियो इंटीग्रिन हमारी बॉडी में रहता है, ये ऑस्टियो इंटीग्रिन नाम का प्रोटीन है। ये इसमें जाकर, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये इसमें जाकर अगेन ईस्ट्रोजन की तरह इसका काम है। ये भी अगेन रैंकल में जाकर बाइंड हो जाता है और इसको रैंक रिसेप्टर के साथ बाइंड होने से रोकता है। तो इससे क्या होता है? एक होमोस्टैटिस बना रहता है, ना ज्यादा फॉर्मेशन होता है ना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तो एक होमोस्टैटिस बना रहता है जब तक हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन है, जब तक हमारी बॉडी में ऑस्टियो इंटीग्रिन है, जब तक बोन की डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगी। लेकिन सम डिसीजेज है, फॉर एग्जांपल डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी या विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, या आप लंबे समय तक स्टीरॉइड्स ले रहे हो। स्टीरॉइड्स क्या करते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। आप लंबे टाइम तक जब आप लंबे टाइम तक स्टीरॉइड्स ले रहे हो या आपको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में क्या होता है? हमारे ब्लड में विटामिन सी का लेवल डिक्रीज हो जाता है और जो विटामिन सी हमारे बोन में स्टोर होता है वो हमारे बोन से निकल के दोबारा ब्लड में आ जाता है, क्योंकि होमोस्टैटिस मेंटेन करना पड़ता है हमें। हमारी बॉडी को ब्लड में विटामिन सी का लेवल मेंटेन करना होता है, इसलिए हाइपर
पैराथायरॉयडिज्म के केस में जो स्टोर्ड विटामिन सी आपके बोन्स में होता है वो निकल के कहाँ पे आ जाता है, आपका ब्लड में, जिससे भी बोन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो आपने देखा वो कौन कौन से फैक्टर है जहां पर बोन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और इसका मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। जब ड्रग्स की बात करें तो आप ऐसे ड्रग्स बना सकते हो जो ईस्ट्रोजन के लाइक काम करते हो, जो कि आपके रैंकल में जाकर बाइंड हो जाए, ठीक है। रैंकल में जाकर बाइंड हो जाएंगे तो आपका ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया ड्रग्स की बात करें। यदि हम नॉन ड्रग थेरेपी ले तो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अल्कोहल इंटेक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए, विटामिन सी विटामिन डी रेगुलर लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया, इसका आपको मैंने बता दिया। सिम्टम्स यहाँ पे रह गए। सिम्टम्स की बात करें, आपको पता है जब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, जब बोन में होलोनेस एम्प्टीनेस आ जाएगा तो फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और बोन डेंसिटी को या मिनरल डेंसिटी को मेजर करते हैं डेक्सा एक्सरे से, ठीक है। एक डेक्सा एक्सरे होता है, उसकी हेल्प से हम बोन की डेंसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि बोन की डेंसिटी को मेजर कैसे करना है, वो कौन कौन। सिम्टम एक ही है, सिम्टम फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो फ्रैक्चर हो सकता है फीमेल में आफ्टर 40 ईयर, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी डाइट अच्छे से लेनी है, विटामिन डी विटामिन सी, एक्सरसाइज डेली करनी है, स्टेरॉइड्स मेडिसिन नहीं लेनी है, ठीक है। ये सारी चीज आप देखोगे तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। तो आप ऑस्टियोपोरोसिस का पूरा मैकेनिज्म समझ के होंगे। ऑस्टियोपोरोसिस क्या, ऑस्टियोपोरोसिस बस एक इम्बैलेंस है बिटवीन टू सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट जहां पर इंक्रीज हो जाते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट डिक्रीज होने के बावजूद भी अटैच रहते हैं, ठीक है। अब ऑस्टियोक्लास्ट कैसे इंक्रीज होते हैं, इसके पीछे भी मैकेनिज्म है, इसके सेल्स भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं, ठीक है। उसके पीछे भी एक सिग्नल पाथवे है, उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपको सिर्फ एक रैंक रिसेप्टर याद रखना है और रैंकल प्रोटीन याद रखना है। ये दोनों के दोनों, ये जो आपको मैंने प्रोटीन बताया, रिसेप्टर बताया, यही मिनरल डेंसिटी को बनाए रखते हैं। जब इसमें कोई भी चेंज आता है, इम्बैलेंस आता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस आता है, ठीक है। थैंक यू।